हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन का सेकंड पार्ट होता है, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल या फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। अभी तक आपने कुछ रूल्स देखे थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, जिसको यूज़ करके हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते थे। एंड हमारा जो सोल्यूशन होता था डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होता था, y इज़ इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो उसमें सी एफ फाइंड करना तो मैंने आपको बता दिया था, पी आई फाइंड करना हम आज के वीडियोज़ में सीखेंगे। So before we start on with the rules for finding particular integral, कुछ एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो कि इन्वर्स ऑपरेटर क्या होता है। तो बेसिकली जब भी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने जा रहे होते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो जो हमारा राइट हैंड साइड वाला टर्म है जहाँ पे आपके सारे डेरिवेटिव्स एंड फंक्शंस दिए होते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म, उसको हम क्या करते हैं, डी के टर्म्स में लिख लेते हैं। डी के टर्म्स में किस तरह से लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी इक्वेशन है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू क्यू सपोज, तो इसको आपने कैसे लिख लिया, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 और पूरे के बाहर y इज़ इक्वल टू क्यू। यानी बेसिकली आपने क्या किया, आपने अपने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को एक डी के फंक्शन की तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो बेसिकली ये जो आपका एफ डी होता है, यहाँ पे आप डी को किसी वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हो और एफ डी आपका सिंपली एक ऑपरेटर या फिर एक फंक्शन बन जाता है। तो इसी तरह से अगर आप एफ डी का रिवर्स देखो, एफ डी का रिवर्स क्या हो जाएगा, 1/FD। ये एक ऑपरेटर होता है, इसको हम बोलते हैं 1/FD को इन्वर्स ऑपरेटर। ये इन्वर्स ऑपरेटर जब आप आपके राइट हैंड साइड जो पार्ट है आपके इक्वेशन का, जब ये इन्वर्स ऑपरेटर आप उस राइट हैंड साइड के साथ अप्लाई करोगे और दोबारा से जब उसके ऊपर हम FD अप्लाई करेंगे तो हमें Q मिल जाता है। सो बेसिकली आप बस क्या करो, 1/FD को एक ऑपरेटर की तरह से ट्रीट करो। और कुछ एक दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ये कि मैंने आपको बताया था डी आपका क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स, यानी कि डी हमारा डिफरेंशिएशन ऑपरेटर होता है। एंड ये आपको सबको पता है कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है इंटीग्रेशन, एंड सिमिलरली इंटीग्रेशन का रिवर्स होता है हमारा डिफरेंशिएशन। तो अगर डी आपका डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है तो हमारा 1/D क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑपरेटर। मतलब जब आप 1/D Q के ऊपर अप्लाई करोगे तो इसका मतलब होता है कि आपको Q को एक बार इंटीग्रेट करना है। अगर 1/D स्क्वायर आपको Q के ऊपर अप्लाई करना है, इसका मतलब होता है कि आपको Q को 2 बार इंटीग्रेट करना है। तो सिंपली अगर D हमारा डेरिवेटिव ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो उसी के करस्पॉन्डिंग 1/D हमारा इंटीग्रेशन ऑपरेटर हो जाता है। और एक जो प्रॉपर्टीज़ जो हमें कभी कभी यूज़ हो सकती हैं वो हैं ये कि अगर Q के साथ 1/D माइनस A लिखा हुआ है तो D माइनस A का मतलब हो जाता है e टू द पावर AX। जब यहाँ पे माइनस A है तो e के साथ बाहर प्लस A रहेगा और इंटीग्रल के अंदर Q इंटू ई टू द पावर माइनस AX dx। सिमिलरली जब आपके पास बाहर D प्लस A है तो बाहर आता है e टू द पावर माइनस AX और इंटीग्रल Q e टू द पावर AX dx। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको किसी स्टेप में हो सकता है हेल्प कर जाएं पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने में। उसके अलावा कुछ हमारे पास 4-5 बेसिक रूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम PI फाइंड करते हैं या पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। सेम उसी तरह से जैसे आपने CF के केस में करा था, आपके पास भी रूल्स थे, इमेजिनरी रूट्स का अलग, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का अलग, रियल एंड इक्वल रूट्स का अलग, ये सारे आपके पॉसिबिलिटीज़ थे। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब PI के तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि PI आपको आपके इक्वेशन का कौन सा पार्ट देता है, दोनों पार्ट्स। आप लेफ़्ट हैंड साइड भी कंसिडर करते हो और राइट हैंड साइड भी कंसिडर करते हो। सो क्या किया हमने ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेफ़्ट हैंड साइड को हमने डी के टर्म्स में लिख लिया और जो राइट हैंड साइड वाला हमारा एक्स का फंक्शन होता है वो है क्यू।
तो पी आई हमेशा हमारा क्या होता है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट आपके इक्वेशन का आप इसको एफ डी वाई से डिनोट कर रहे हो, तो सिंपली आपका क्यू क्या हो जाता है, या पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन क्या हो जाता है, 1/FD इंटू क्यू। अब इसी में आपके 4-5 केसेस बनते हैं कि जब q एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आप पी आई किस तरह से फाइंड करोगे, जब q साइन x या कॉस x का फंक्शन है तो आप किस तरह से फाइंड करोगे, वो सारे हमारे केसेस बनते हैं। सो सबसे पहला केस जो हमारा है वो ये है कि जब आपका q एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, यानी e टू द पावर ax टाइप का हो या फिर e टू द पावर ax प्लस b टाइप का हो, तब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से फाइंड करना है। बहुत सिंपल है ये वाला केस। तो पी आई का फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड होता है 1/FD e टू द पावर ax। तो इस केस में आपको क्या करना है, जब भी q, याद रखना ये आप हर जगह अप्लाई नहीं करोगे, ये तब के लिए मैं बता रही हूँ जब आपका जो q है, जो राइट हैंड साइड वाला फंक्शन है, वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उस केस में कैसे पी आई फाइंड करना है, 1/FD इंटू ई टू द पावर ax। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, d के जगह पर एक्सपोनेंशियल में जो भी आपका x का कोफिशिएंट होगा सीधे सीधे उसको सब्सटीट्यूट कर दोगे। अगर e टू द पावर -x है तो आप fd में d की जगह -1 रखोगे। अगर e टू द पावर 2x है तो आप fd में x की जगह पर -2 रखोगे या 2 रखोगे। बट क्योंकि आपका ये जो fa का टर्म है ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो एक कंडीशन और सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ये वाला डिनोमिनेटर का टर्म आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यही पे यहाँ लिखा हुआ है प्रोवाइडेड fa इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों ऐसा हमने लिया है, बिकॉज सिंपल सी बात है, अगर आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है तो ये पूरा ही टर्म हमारा अनडिफाइंड हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो आएगा तब हमें क्या करना है, आप क्या करो, एक x को बाहर, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसको याद रखना है। एक x आपने बाहर निकाला, न्यूमरेटर में 1 को एज इट इज़ रहने दिया, e टू द पावर ax एज इट इज़ रहने दिया, और अब आपने क्या किया, ये जो आपका f का फंक्शन था ना, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ये d के टर्म्स में फंक्शन था तो इसको आपने d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और फिर से d के जगह पर a रख दिया। अगर अभी भी आपका f डैश a ज़ीरो आ रहा है तो आप क्या करोगे, एक x और बाहर निकालोगे और डिनोमिनेटर को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद आप a रख दोगे। ये आप डिफरेंशिएशन तब तक करते जाओगे जब तक कि आपको नॉन ज़ीरो डिनोमिनेटर नहीं मिल जाता। सो एक्सपोनेंशियल केस में हमें पी आई निकालने के लिए क्या करना है, हमें d को रिप्लेस करना है एक्सपोनेंशियल टर्म में x के कोएफिशिएंट से। अगर हमारा डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो आ रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो आ रहा है वो पॉइंट रखने पर, तो आप क्या करोगे, बाहर एक x का मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे और उसके बाद वहाँ पे x का कोएफिशिएंट रखोगे। सो हम इस पे जल्दी से एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं तो ये आपको बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और आपसे बोला है फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो हमारे पास यही होता है 1/FD इंटू क्यू। FD क्या है यहाँ पर, यही जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये यहाँ पे d के टर्म्स में ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए हमने d के टर्म्स में लिख लिया। अगर ये d के टर्म्स में ना दिया होता तो आप सिंपली डिफरेंशियल ऑपरेटर को d से रिप्लेस करके इसको d के फंक्शन के तरीके से लिख सकते हो। सो ये आ गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का एक्सप्रेशन। अब आपने देखा कि हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल जिस टर्म का फाइंड करना है वो कैसा है, एक एक्सपोनेंशियल टर्म है और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2। तो कैसे हम फाइंड करेंगे पी आई, सिंपली आप क्या करोगे, d के जगह पर 2 रख दोगे। d के जगह पर जब हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/21 e टू द पावर 2x। तो सिंपली यही हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखो, ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमने बोला है सॉल्व करने के लिए। अब अगर आपसे सिर्फ पी आई निकालने को बोला है
तो आप सिर्फ पी आई निकालोगे, बट क्योंकि यहाँ पे टर्म यूज़ किया है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सॉल्व करने के लिए आपको सी एफ निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप पी आई निकालोगे। तो सी एफ की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे पी आई एक्सप्लेन करती हूँ। पी आई के लिए क्या किया हमने, अगेन हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को एक फंक्शन ऑफ डी के टर्म्स में लिखा, यानी 1/d² + 4d + 3, और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फाइंड करना है, तो इंटू e⁻−3x। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, -3। अब आप देखो एक्सपोनेंशियल के केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, d के जगह पे a की वैल्यू रखते हैं, बट यहाँ जब आप d के जगह a की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, -3² दैट इज़ 9 + 4 × -3 दैट इज़ -12, तो 9 -12 + 3, डिनोमिनेटर आपका 0 आ रहा है। तो ये आपका केस ऑफ फेलियर हो जाता है, सिंस f ऑफ -3 इज़ 0। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, एक x आपने बाहर निकाल के लिखा अपने तरफ से, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया d के रिस्पेक्ट में। तो एक x हमने बाहर निकाल दिया, डिनोमिनेटर को d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, न्यूमरेटर को नहीं छूना है, उसको वैसे ही रहने देना है। d² का डेरिवेटिव 2d, 4d का डेरिवेटिव 4 एंड 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो x × 1/2d + 4 e⁻−3x। अब हमने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया। अब आप चेक करो d के जगह पर -3 रख करके, d के जगह जब हमने -3 रखा तो आ जाएगा -6 + 4 दैट इज़ -2। तो देयरफॉर आपका पी आई हो जाएगा x e⁻−3x अपॉन -2। अब सपोज़ यहाँ पे तो हमने डिफरेंशिएट किया, एक बार में हमारा केस ऑफ फेलियर हट गया। अगर ये आपको दोबारा डिफरेंशिएट करने पर भी वैल्यू रखने के बाद 0 देता डिनोमिनेटर, तो आप क्या करते, सिंपली बाहर एक x का मल्टीप्लिकेशन और करते और डिनोमिनेटर को एक बार और डिफरेंशिएट कर देते, एंड उसके बाद हम a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते। अब यहीं पे हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y = CF + PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमने अभी अभी फाइंड किया है। अब एक बार जब आप ये क्वेश्चन देखोगे, CF का पोर्शन मैं नहीं बता रही हूँ, मैं सीधे PI पे मूव कर रही हूँ। यहाँ आपको PI फाइंड करना है -2 cos हाइपरबोलिक x के लिए। अब अभी तो आपको नहीं पता कि पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको इन एडवांस बता रही हूँ, बट आगे जाके आप देखोगे कि cos हाइपरबोलिक टाइप के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनके पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं उन्हीं को यूज़ करके आप इसका PI फाइंड करोगे। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको सबको पता है कि cos हाइपरबोलिक x हो या फिर sin हाइपरबोलिक x हो, cos हाइपरबोलिक x हो या sin हाइपरबोलिक x हो, आप इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म्स में लिख सकते हो। तो हमेशा हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास PI आएगा sin हाइपरबोलिक x या cos हाइपरबोलिक x का, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे एक्सपोनेंशियल टर्म्स में। यानी कि यहाँ पे cos हाइपरबोलिक x × -2 है, -2 हमने बाहर लिया। cos हाइपरबोलिक को आप किस तरह से लिख सकते हो, e⁻x - e⁻x अपॉन 2। अब जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मेट होता है वो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये फंक्शन है पूरा पूरा, और e⁻x × e⁻−x है, तो इसको आप सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और बाहर -2 था तो -2 आपका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारा क्या आ गया, d का फंक्शन आ गया और एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ गए हमारे पास। अब सिंपली आप यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हमने क्या किया, 1 रखा यहाँ पर और इसको सॉल्व कर दिया। अगर आपका डिनोमिनेटर 0 आ रहा होता तो आप उसी तरह से करते जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था, एक x आप बाहर निकालते, डिनोमिनेटर को d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते और फिर a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते। तो इस केस में ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल।
सो फर्स्ट केस पर्टिकुलर इंटीग्रल का हमने डिस्कस कर लिया है कि जब हमारा q एक्सपोनेंशियल टर्म्स का फंक्शन होता है तो हम किस तरह से pi फाइंड करते हैं। सेकेंड केस है जब आपका q sin ax प्लस बी या cos ax प्लस बी के टाइप का होता है, तब हमें किस तरह से pi फाइंड करना है। जब हम एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे थे वहाँ पे जो आपका pi था वो क्या था, 1/fd इंटू क्यू। बट यहाँ पे जब आप बात करते हो साइन और कॉस के केस में तो आप क्या करते हो, डी स्क्वायर का फंक्शन मान करके चलते हो। और यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशंस किस तरह से करते हैं ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूशंस लिखे भी हुए हैं। एक्सपोनेंशियल केस में आप सीधे सीधे x का कोफिशिएंट d के जगह पर रख देते थे, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इवन पावर्स रिप्लेस करते हैं d की। आई रिपीट, यहाँ पे हम pi फाइंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ d के इवन पावर्स को रिप्लेस करते हैं। जैसे डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से, माइनस ए के होल स्क्वायर से रिप्लेस नहीं करना, माइनस ए के होल स्क्वायर से रिप्लेस नहीं करना, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये तो माइनस आप स्क्वायर करोगे तो हट ही जाएगा, फिर माइनस लेने का मतलब ही क्या है। डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर से, डी टू द पावर 4 को रिप्लेस करना है ए टू द पावर 4 से, डी टू द पावर 6 को माइनस ए टू द पावर 6 से, एंड सो ऑन। सिर्फ इवन टर्म्स में हमें रिप्लेसमेंट करना है, और टर्म्स में हमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं करना। और टर्म्स के साथ हमें क्या करना है, अगर आपका टर्म d है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दो, अगर d क्यूब है तो उसको आपने लिखा d स्क्वायर इंटू डी। अब आप d स्क्वायर की जगह रख दोगे माइनस ए स्क्वायर और d को एज इट इज़ रहने दोगे। अगर d टू द पावर 5 है तो d टू द पावर 5 को आप लिख सकते हो d टू द पावर 4 इंटू डी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a टू द पावर 4 इंटू डी। इस तरह से हमें रिप्लेसमेंट करना है। और यहाँ पे भी आपकी डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होने की कंडीशन एग्जैक्टली वही थी। अगर हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, एक x बाहर लगा देंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे, उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो इस पर मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। ये था हमारा क्वेश्चन। यहाँ q को जब हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो q की वैल्यू हो जाएगी -37 sin 3x। इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, बिकॉज x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल केस हो या फिर साइन कॉस वाला केस हो, आपके साइन कॉस या एक्सपोनेंशियल के साथ b का कोई फ़र्क नहीं पड़ता pi में, सिर्फ और सिर्फ आपको x के कोफिशिएंट से मतलब होता है। सो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3। pi फाइंड करने के लिए क्या किया, 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 10 इंटू जो भी आपका फंक्शन है, दैट इज़ -37 sin 3x। -37 कांस्टेंट है तो इसको हमने बाहर लिख दिया और बाकी टर्म एज इट इज़ रहने दिया। अब आप देखो यहाँ पे a की वैल्यू थी हमारे पास 3, तो हमें क्या करना है, हमें d स्क्वायर को रिप्लेस करना है -3 स्क्वायर से। तो हमने क्या किया, यहाँ d स्क्वायर आ रहा है, d स्क्वायर को हमने रिप्लेस किया -3 स्क्वायर से, और d वाला जो टर्म है उसको एज इट इज़ रहने दिया, कांस्टेंट को एज इट इज़ रहने दिया। इसको जब आप ओपन करोगे स्क्वायर आपको मिलेगा -9, 10 -9 इज़ 1, सो बचेगा 1/2d + 1 और साइन 3x। अब जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास d का टर्म बचे तो ऐसे केसेस में आप क्या करो, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। उससे क्या फ़ायदा होगा कि डिनोमिनेटर में आपका जो d होगा वो d स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और आप d स्क्वायर की जगह वापस से रिप्लेसमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 2d + 1 था तो हमने क्या किया, 2d - 1 का न्यूमरेटर में और 2d - 1 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2d - 1, डिनोमिनेटर में 4d स्क्वायर -1। इसके बाद न्यूमरेटर को एज इट इज़ रहने दो, डिनोमिनेटर में हमें क्या रखना है, d स्क्वायर के जगह पर फिर से -3 का
स्क्वायर। तो जब आप डी स्क्वायर के जगह पे -3 का स्क्वायर रखोगे तो आएगा 4 इंटू -9 और -1, डिनोमिनेटर बन जाएगा आपका -37। सो क्या आया अब हमारे पास -37 अपॉन -37, और जो न्यूमरेटर था वो अभी भी बचा हुआ है, यानी 2d - 1 इंटू साइन 3x। इसको देख के परेशान नहीं होना, ये सिंपली आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर साइन का टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो मिलेगा 2d साइन 3x माइनस साइन 3x। 2d साइन 3x का मतलब 2d/dx ऑफ साइन 3x माइनस, ये तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस साइन 3x। साइन 3x को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, थ्री कॉस 3x, और एक 2 बाहर पहले से था तो 6 cos 3x माइनस साइन 3x। यही हो जाएगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, और जो भी आपके इक्वेशन का सल्यूशन हो जाएगा दैट विल बी y इज इक्वल टू CF प्लस PI। इसी तरह एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। यहाँ पे हमें सॉल्व करना है d² प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस कॉस 2x। मैं डायरेक्टली PI पे मूव ऑन कर रही हूँ, तो आपका PI हो जाएगा 1/d² प्लस 4 होल इंटू साइन 3x प्लस कॉस 2x। अगेन ये दो टर्म्स आपके एडिशन में हैं, तो फंक्शन आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1/d² प्लस 4 इंटू साइन 3x प्लस 1/d² प्लस 4 इंटू cos 2x। तो साइन और cos दोनों में ही आपका तरीका क्या होता है PI फाइंड करने का, आप d² को रिप्लेस करते हो -a² से। तो साइन वाले केस में आपको d² को रिप्लेस करना है, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, -3² से, यानी d² को आप रिप्लेस कर रहे हो -9 से, और cos वाले केस में आपको क्या करना है, d² को रिप्लेस करना है -2² से, यानी d² को आपको रिप्लेस करना है -4 से। तो क्या हो जाएगा 1/-9 प्लस 4 साइन 3x। यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा -1/5 साइन 3x। बट जब आप cos वाला टर्म देखोगे, cos में d² के जगह जब आप -4 रखोगे तो आपको डिनोमिनेटर 0 मिल जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, केस ऑफ फेलियर आ रहा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एक x हमने बाहर लिखा और डिनोमिनेटर को क्या किया, d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहाँ पे जब हम डिनोमिनेटर को d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2d, और 4 कांस्टेंट था तो उसका डेरिवेटिव 0 cos 2x। अब नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ d मिल रहा है, d² का टर्म मिल नहीं रहा, यानी अब आपको कुछ रिप्लेसमेंट करना नहीं है, x/2 बाहर आ जाएगा बिकॉज 2 आपका कांस्टेंट है। और मैंने स्टार्टिंग में जब हमने PI का वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि 1/d का क्या मतलब होता है, इंटीग्रल ऑफ dx, या इंटीग्रल ऑफ जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे cos 2x के आगे 1/d लिखा हुआ है, इसका मतलब आप इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो। तो 1/d cos 2x की जगह आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx। सो इंटीग्रेट जब आप cos को करोगे क्या आ जाएगा, साइन 2x/2, तो PI आपका पूरा हो जाएगा x/4 साइन 2x। सो इस इक्वेशन का जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो आपको मिलेगा -1/5 साइन 3x प्लस x/4 साइन 2x। और आपने अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे PI के, इतना आप समझ ही गए होंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल जब हम फाइंड करते हैं वहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता। जब आप PI फाइंड करते थे वहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट C1 और C2 आते थे, बट जब आप PI की बात करते हो वहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमें नहीं मिलता है। एक ये एग्ज़ाम्पल और है, जब भी आपको PI फाइंड करना है आप सिंपली फंक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा आपका साइन का फंक्शन है, तो जब भी आप PI फाइंड कर रहे हो आपने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1/d² - 4 इंटू e⁻x प्लस 1/d² - 4 इंटू साइन 2x। एक्सपोनेंशियल में PI फाइंड करने के लिए आप क्या करते थे, सीधे सीधे d को
रिप्लेस कर देते हो a से, यानी d को रिप्लेस कर दोगे 1 से, बिकॉज x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। और साइन कॉस के केस में हम क्या करते हैं, d स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस a स्क्वायर से। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है तो d स्क्वायर को हमने रिप्लेस किया माइनस 4 से। तो यहाँ पे हमें इस तरह से पी मिल जाएगा। सो जब भी आपके राइट हैंड साइड में दो फंक्शंस हो एडिशन में, आप क्या कर सकते हो, अपने 1/fd, अगर q1 प्लस q2 का आप फाइंड कर रहे हो तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हो 1/fd q1 प्लस 1/fd q2, और फिर दोनों में ही जो रिस्पेक्टिव रूल्स होते हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हो।